नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। लेकर हाजिर हूं जनता के मुद्दों का शो, जनता की आवाज। ये वो खास कार्यक्रम है जिसमें देश की जनता का हर मुद्दा बुलंद होता है। जनता भी अपनी आवाज को बुलंद करती है और राजनेता भी अपनी राय रखते हैं। आज का मुद्दा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि देश में लोक पर्व चल रहा है। इस समय वोटिंग हो रही है, चुनाव चल रहे हैं, लोग वोट कर रहे हैं, अपनी सरकार को चुन रहे हैं। इसीलिए मुद्दा और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मुद्दा है आरक्षण का, जिसको लालू प्रसाद यादव ने बोला है, जिसको लेकर के कि मुस्लिम रिजर्वेशन खुल करके देना चाहिए, पूरा देना चाहिए, प्रॉपर देना चाहिए। अब इसी पर बीजेपी पूरी तरीके से हमलावर हो चुकी है। बीजेपी तो पहले भी इस मुद्दे को लेकर के हमलावर थी, लालू प्रसाद यादव के बयान के बाद से और भी ज्यादा एक्शन मोड में नजर आ रही है, हमलावर होती हुई नजर आ रही है। इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा, साथ ही साथ देश की जनता भी हमारे साथ मौजूद रहने वाली है। लेकिन सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट के साथ एक रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। कि इंडी गठबंधन की सरकार आई तो देश में मुसलमानों को आरक्षण देंगे। तो यदि पूरा का पूरा मुस्लिम समाज को आरक्षण मिलना चाहिए तो यह साफ हो गया कि एससी, एसटी और ओबीसी का हिस्सा मारकर वो मुस्लिम समाज को आरक्षण देना चाहते हैं। मुझे अफसोस है लालू यादव का ये वक्तव्य पिछड़ों के आरक्षण के खिलाफ। और सिर्फ आरक्षण देंगे इतना ही नहीं, बल्कि पूरा का पूरा आरक्षण देंगे। लालू प्रसाद यादव का ताजा बयान सामने आ चुका है। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद रहने वाला है। कौन कौन खास मेहमान हैं आज जल्दी से सभी का तारुफ करवा देते हैं। हरमीत बख्शी जी हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं, बीजेपी लीडर है। परविंदर यादव जी हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं, सोशल एक्टिविस्ट है। नीतीश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद रहेंगी, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। संजय मिश्रा जी मौजूद रहेंगे और हाजी नाजिम खान भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं जनता की आवाज में। और शुरुआत में संजय जी के साथ करने जा रही हूं। संजय जी, लालू प्रसाद यादव के स्टेटमेंट ने एक बार फिर से सियासत को गरमा दिया है। बीजेपी फिर से हमलावर मोड में नजर आ रही है, पूछ रही है सवाल कि आरक्षण कहां नहीं है और आरक्षण की जरूरत अगर बार बार इस तरह से कही जा रही है तो क्यों है, ये सवाल भी पूछे जा रहे हैं। जरा तफसील से समझाइए, आप क्या सोचते हैं। साजिया जी, भारत की राजनीति सिर्फ लालू प्रसाद यादव जी के बयान पे नहीं गरमाया है जी। मैं समझता हूं कि 10 सालों में जो विफल रहे हैं हमारी सरकार, उनकी विफलताओं ने गरमा दिया है। देश में बेरोजगार राजनीति को गर्म कर रहे हैं, महंगाई से परेशान लोग राजनीति को गर्म कर रहे हैं, और इससे जो तपिश से जो परेशान है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जो महसूस कर रही है, वो कहीं ना कहीं ढूंढते फिर रहे हैं कि किसी नेता का बयान ले लो, कहीं कुछ कर दो। अरे किस धर्म के आधार पे यदि उन्होंने लालू जी का एक बयान, उसके बाद भी मैंने देखा था, उनका मतलब ये है कि जो देश के अंदर जो भी दबे कुचले लोग हैं, जिन्हें जरूरत है आरक्षण की, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो और ईसाई हो, उन सभी को आरक्षण मिलना चाहिए। अब मैं समझता हूँ कि देश का संविधान ये अधिकार देता है सब किसी को, समानता का अधिकार होना चाहिए सब किसी को। क्यों देखें हम हिंदू और क्यों देखें मुसलमान, क्यों देखें सिख और ईसाई, लेकिन देखा जा रहा है, कौन देखता है? भारतीय जनता पार्टी। आज जो सिस्टम है सारा पूरा हिला के रख दिया आपने, देश के सारे चारों स्तंभों को आपने खत्म कर दिया। आप एक लालू जी के बयान को लेकर के चल रहे हैं। लालू जी का बयान मैं समझता हूं कि बहुत ही जिम्मेदाराना बयान है, गंभीरता से लेनी चाहिए। और सरकार जो भी बने, जिसकी भी सरकार आगामी बने, चाहे वो बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, मैं समझता हूं सब किसी को आरक्षण देना चाहिए जिन लोगों को उसकी आवश्यकता है। 5 किलो राशन पे देने के बजाय यदि हर परिवार को एक व्यक्ति को आप नौकरी दे दें, उस परिवार के अंदर जो लोग भी उसको यदि जिस लायक हैं, तो मैं समझता हूं कि समाज का उत्थान हो सकता है। लेकिन 5 किलो राशन देकर के सिर्फ पेट पालने की स्थिति में आप खड़ा करते हैं, मैं समझता हूं कि आप जिम्मेदारी के साथ देश नहीं चला रहे हैं, आप देश के साथ गलत कर रहे हैं। इस पे देश की जनता भी सोच रही है, और ये जो घबराहट है, इसलिए ये बयान लिया जा रहा है कि लालू जी ने क्या कहा और अखिलेश जी ने क्या कहा। जरूरत नहीं है साहब, आपने 10 सालों में जो काम किया है उसको लेकर जनता के बीच जाइए ना, लेकिन आपने किया ही नहीं है।
दुख की बात यह है कि आपने काम किया होता तो लालू जी के बयान पे आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है नीति जी इस समय, और सियासत गरमाई हुई है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। आरक्षण के मुद्दे ने और भी ज्यादा सियासत को गरमा दिया है। SC ST हैं, मुसलमान, तो उनको रिजर्वेशन ऑलरेडी मिला हुआ है, सुविधाएं मिलती हैं जो मिलनी चाहिए, फिर ये पूरा रिजर्वेशन मिलना चाहिए, अलग से मिलना चाहिए, इस तरह की बातें क्यों होती है? लोकतंत्र के महापर्व में इस समय ना केवल तपिश गर्मी का आप प्रकोप देख सकते हैं, वहीं सियासी गर्मियाँ चरम पर है, और उसी गर्मी से इन सब विपक्ष वालों के जो सेफ्टी वॉल में, इनकी जिब्बिया में, इनकी वाणी के, वो पिघल चुके हैं। आज ये बात कर रहे हैं कि 10 सालों में किया क्या। 10 सालों का वो रिपोर्ट कार्ड है जिसने भारत को विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना दी है। 10 साल में भारत 4थी बड़ी डिफेंस आर्मी बन चुका है। 10 साल में विश्व पटल पर आज भारत जियोपॉलिटिक्स लेवल पर आज उस स्थिति पर है कि आज अगर कहीं वॉर की भी जोन आती है तो हमारे नागरिक, चाहे किसी भी जाति के हों, चाहे किसी भी धर्म के हों, चाहे किसी भी राज्य के हों, सेफ जोन में इवैक्यूएट किए जाते हैं, वॉरें रोक दी जाती हैं। 10 साल में आज भारत वहां है कि देश के आखिरी गांव तक आज बिजली पहुंची हुई है। आज 10 साल में देश वहां है कि आखिरी नल तक जल मिल रहा है, जहां पे ना नल था ना जल था। 10 साल में आज देश वहां है कि करोड़ों बहनों को इज्जत घर दिया। 75 साल में एक बेसिक सुविधा कांग्रेस 60 साल राज करने के बाद दी पाई। और मेरे भाई बोलते हैं लालू जी की बात है, लालू जी के एक कथन पर आप लोग आज तुष्टीकरण की वो मानसिकता, भारत का विभाजन किसने किया डिवाइड एंड रूल के, तब बीजेपी का जन्म हुआ था? नहीं, 1980 में बीजेपी आई थी, उससे पहले भारत को विभाजन धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर कांग्रेस वालों ने किया। उसके बाद भी जितने मेरे मुस्लिम भाई यहाँ पे थे उनको पूरा सम्मान दिया गया, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियां दी गई उनको। पहले अल्पसंख्यकों को आप ही के दो, मनमोहन सिंह जी ने बोला कि पहला राइट उनको देंगे, उसके बाद उनको मिला। आज क्या शौचालय गए, क्या जन धन योजना से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के आपके अकाउंट में पैसे गए, या मुद्रा योजना से आप नया व्यवसाय कर रहे हैं, या आप सड़कों पे चल रहे हैं, अंत तक सड़कें पहुंच चुकी हैं, टनल्स पहुंच चुकी हैं, या आज अगर डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत हमारे जो भाई बहन, जो हमारे श्रमिक लोग जो वहां पे उत्तराखंड में टनल में फंस गए थे, क्या हमने उनकी जाति देखी थी? नहीं देखी थी। लेकिन क्योंकि कांग्रेस का काल ही तुष्टीकरण कराए, डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों की बनाई हुई कांग्रेस और आज उसके घटक दल, ये वही लालू यादव है ना जो लैंड अगेंस्ट जॉब के चक्कर में उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं। ये वही तो लालू यादव हैं जो गांव का चारा खा के अपने सामर्थ्य बना रहे हैं। ये वही लालू यादव है। मीसा भारती का जब विवाह हुआ तो बिहार में रातों रात गाड़ियों के शोरूम खुलवा दिए गए और वहां से जबरन गाड़ियां ले गई। ये वही लालू यादव है जिनके राज में 6 बजे के बाद ना आदमी ना औरत घर से बाहर सुरक्षा में निकल सकती थी। कब किसका अपहरण हो जाए, कब उसके लिए आप उसको पैसे की वो कर रहे हैं। ये वही लालू यादव हैं जो आज बेल पे हैं। ये वही लालू यादव है जो अपने 9वीं फेल, माफी चाहूंगी, वो भी पास नहीं है, पुत्र को आगे बढ़ा रहे हैं। क्या कोई और उसके पार्टी में नहीं है जो आगे सत्ता को संभाल सके? और यहाँ पे केवल, और आज देखिए कांग्रेस के जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जो उनके चेयरपर्सन हैं सैम पित्रोदा, यानी कि सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा, जो वहां जाके सैम पित्रोदा बन गए। आज ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात करते हैं। क्या मैं पूछना चाहती हूँ कि झारखंड में जैसे एक नेता के पीए के नौकर के घर से 31 करोड़ निकला है, ऐसे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करेंगे? क्या मैं पूछना चाहती हूँ, जो आप देश में समानता की बात करते हैं, जातिवाद में आप जनगणना की बात करते हैं, ये वही नारा था ना इंदिरा गांधी जी ने दिया था, ना जात में ना बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। आज क्योंकि अंततः आपको 80 को तो बांटो, 20 को एक तरफ कर दो, उनको तो ऊपर कर दो। और मैं आपसे पूछती हूँ, आपने मुस्लिम समुदाय के लिए क्या किया? आप बताइए। ओवैसी जैसे लोगों ने केवल वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को उसको अपना एक प्रकार से अपने एसेट्स बनाए। मुझे तो आप बता दो, आप नेशनल हड़ान में बाहर बेल पे घूम रहे हो, देश की संपत्ति आपने हड़पी, देश को तुष्टीकरण में आपने बांटा, वोट बैंक की राजनीति आपने करी, प्रगति में देश को पीछे किया। आज बार बार महंगाई की बात करते हैं मैडम, परचेजिंग पावर पैरिटी में भारत आज इस समय विश्व पटल पर 3रे नंबर पर है। आज आपका जो देश है वो उस समय प्रगति के पथ पर चल रहा है जब आधा विश्व जो है युद्ध के कालखंड से गुजर रहे हैं और कोरोना जैसी महामारी से हम गुजरे हैं। उसके बाद आज हमारा यूपीआई सिस्टम, जब आप एक समय टेक्नोलॉजी को हायर करते थे, आज हमारा यूपीआई विदेश जा रहा है। आज लोग हमारे यूपीआई की, हमारे डिजिटलाइजेशन की प्रशंसा कर रहे हैं। आज हमने वैक्सीन बनाई है। आज एक हॉलीवुड की पिक्चर के कम कॉस्टिंग से हम मंगलयान की दूरी पर घूम रहे हैं और आज हम
पहले वो देश है जो चंद्रमा के साउथ जोन के ऊपर तिरंगा लहरा रहे हैं, और आप लोग पाकिस्तान से सपोर्ट मांग रहे हैं। आज फवाद चौधरी बोलता है राहुल इज ऑन फायर। वो फवाद चौधरी जो पुलवामा अटैक की अपने ऊपर पूरे गुणगान कर रहा था, आज पुलवामा अटैक हुआ तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, एयर स्ट्राइक करी बिना कैजुअलिटी के। आज हमारा अगर जवान वहां पे गया, अभिनंदन, तो उसके पांव कांप गए पाकिस्तानी चीफ के कि वापस कर दो वरना हिंदुस्तान हमको खत्म कर देगा। ये वो देश है आज कि आज हमारी तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता, और आप कहते हैं कि न्यूक्लियर पावर को हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, ठीक है, बड़ी बात नीति जी। हाजी नाजिम के पास मैं जाऊंगी। हाजी नाजिम साहब, एक लंबे समय से, एक लंबे अरसे से, सालों से मुसलमान तुष्टीकरण की राजनीति को झेलता आया है। आप कबूल करें या ना करें, कुछ ऐसा ही हुआ है, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो आज आरक्षण की मांग वाकई ना उठती। आप मानते हैं इस बात को? हाँ, देखिए साजिया जी, देखिए भारत का मुसलमान को तो इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है जिस तरीके से बिरयानी के अंदर तेज़पात के पत्ते कि उसका स्वाद लिया, पत्ता निकाल कर फेंक दिया। इसलिए भारत के मुसलमान का वोट तो हर किसी को चाहिए, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, सबको वोट चाहिए। लेकिन अगर हम इनसे बात करें कि आप अपने से जो आप इस सत्ताधारी में हिस्सा क्यों नहीं देना चाह रहे, तो कोई भी सत्ताधारी पार्टी हिस्सा नहीं देगी, क्योंकि वो जानती है कि जिस दिन अगर भारत का मुसलमान अगर हिस्सेदारी में आ गया तो उसका जो आरक्षण के ऊपर जो गेम खेला जा रहा है वो बंद हो जाएगा। लेकिन आरक्षण की जरूरत क्यों है? अब बहुत तेजी से कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं मुसलमान युवा जो है, आप खुद ही देख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। वो जमाना पीछे छूट गया जब वाकई पंचर किया करते थे या फिर कुछ और काम किया करते थे। अब पढ़े लिखे नौजवान होते हैं, मुसलमानों में भी IAS IPS बन रहे हैं, तो फिर कौन सी जरूरत है आरक्षण की? मुझे ये नहीं समझ में आता है। हाँ साजिया जी, मैं कहता हूँ कि हमें आरक्षण की जरूरत नहीं है। हम कहते हैं कि आप हमें सत्ता में हिस्सेदारी दो, और जब आप हमें सत्ता में हिस्सेदारी दोगे तो हम खुद ही अपने जो हमारा समाज है वो खुद देश को मजबूत करने के लिए आगे खड़ा हो जाएगा। जो हमारे अपने समाज के IAS बन रहे हैं, जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जिस तरीके से अभी मेरी बहन निधि जी कह रही थी कि वहाँ टनल में फंसे हुए थे, वो वहाँ जात धर्म देख कर नहीं निकाले गए। मैंने याद दिला दूं कि पूरे भारत के हिंदुवासी मुस्लिम भाई ने सबने वहाँ के लिए दुआ करी थी। आप भाजपा को सरे मत दीजिए। और दूसरी बात, आप जो बाहर के नहीं, मैं इस बात को पूरा मुकम्मल करूंगी। जो वहां पर काम कर रहे थे कारीगर, उसमें मुसलमान भी थे, तो ये समझना होगा कि मुसलमान बहुत आगे बढ़ चुका, फिर आरक्षण की जरूरत ही क्यों? आप सुन तो लीजिए साजिद जी, मैं वहीं पे आ रहा हूँ। जब इन्होंने जात पात की बात करी तो वहां पर मैं इन्हें बता देता हूँ, उनको निकालने के लिए हमारे मजदूर भाइयों को वहां मुन्ना कुरैशी थे, वो गए थे, जब बाकायदे निकाल के लेकर आए थे। जहां सारा सिस्टम फेल हो रहा था वहां पर भारत का नागरिक खुद भारतीय बनकर वहां से निकाल के लेकर, बिना जात पात के। लेकिन जब बात निधि जी बार बार कहती है वार की, कि वार के बारे में, तो मैं इन्हें बता दूं मणिपुर कहाँ है, भारत का हिस्सा नहीं है। उसके बारे में तो आपने जिक्र नहीं करा, लेकिन आप रूस की यूक्रेन वाली बात को यहाँ पर बताना चाह रही है। कभी मणिपुर का भी जिक्र कर देते, बहन बेटी के बारे में आपने कहा, लेकिन आपने नहीं कहा। लेकिन आपने वार की बात तो कही थी कि हाजी नाजिम को हमेशा दुख होता जहां बहन बेटियों के साथ इस तरह की वारदात होती है, चाहे दिल्ली हो या मणिपुर हो या पूरा देश में, जहां पर भी हमारी महिला बहन का शोषण होता है, तो हाजी नाजिम और पूरा भारत उन बहन बेटियों को सुन लीजिए। हाँ, संदेश खाली के बताऊंगा। देखिए, जिस तरीके से मणिपुर की घटना हुई, बहुत ही चिंताजनक है। ये सवाल मेरा भी है। मणिपुर का जिक्र आपने 10 बार से ज्यादा कर दिया होगा, इसी वक्त में आपने 10 बार से ज्यादा मणिपुर का नाम ले लिया, लेकिन ना संदेश खाली का नाम आप इतना लेते हैं, ना ही दिल्ली के कंझावला केस का नाम आप लेते हैं, ना निर्भया कांड के बाद कुछ बदला उसका नाम आप लेते हैं। ऐसा क्यों? सिर्फ मणिपुर ही है जो दिखाई देता है। साजिद जी, देखिए, मैं तो उत्तराखंड की अंकिता भंडारी जी के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि वो भी मेरी बहन है। और देखिए, जिस तरीके से अभी दिल्ली की बात करी, तो मैं गुजरात के नरगिस बानो के बारे में भी बात करना चाहता हूँ। और देखिए, मैं हर भारत की उस बेटी के बारे में बात करना चाहता हूँ जिनको इंसाफ की तो उम्मीद है, मगर इंसाफ नहीं, सुन लीजिए, मगर इंसाफ नहीं मिल पा। और जब भ्रष्टाचार की बात आती है, मैंने देखा है कि जहां महाराष्ट्र के अंदर जो कहते थे कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, वहीं भ्रष्टाचारी अपने बगल में बैठा हुआ था, उसके बारे में जिक्र नहीं करेंगे। ठीक है, हाजी नाजिम बहुत कुछ कह रहे हैं और यहाँ पर राजनेता आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, लेकिन वो सवाल कि आरक्षण की जरूरत ही क्यों है इस समय जब मुसलमान युवा, मुसलमान इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, उस सवाल का जवाब अब तक नहीं मिल पाया। और अब मैं रुख कर रही हूँ मोहम्मद आजम खान जी का, जो कि समाजवादी पार्टी के लीडर है। आजम खान जी, आप भी मुसलमान हैं और यहाँ पर मुसलमानों के मुद्दे पर ही डिबेट हो रही है कि आरक्षण पूरा मिलना चाहिए। लालू यादव ने ऐसा कहा है, तो क्या वाकई ये मुद्दा है? क्योंकि सालों से, बरसों से, अरसों से तुष्टीकरण की राजनीति आरक्षण के नाम पर ही मुसलमान झेलता आया। ये मुद्दा इस समय होना चाहिए।
नहीं, कि जो कल लालू यादव ने कहा, उन्होंने कहा कि जो दबे कुचले लोग हैं उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। तो किसी रिपोर्टर ने पूछा क्या मुस्लिम्स को भी, उन्होंने कहा क्यों नहीं मिलना चाहिए। कल उन्होंने फिर अपना बयान दिया कि हमारा कहना है कि आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं, और चाहे वो मुस्लिम समाज का हो चाहे कोई भी, उसे आरक्षण मिलना चाहिए। भारत की ये संवैधानिक व्यवस्था है, जो आर्थिक रूप से पिछड़ा है, जो सामाजिक रूप से पिछड़ा है, उसे आरक्षण मिलना चाहिए। अगर उस कैटेगरी में मुस्लिम समाज का कोई आता है तो उसे आरक्षण मिलना चाहिए। मुस्लिम समाज अब कहाँ तेजी से बढ़ रहा है मुस्लिम हाँ, तो समाज? कोई बात नहीं, जो यकीनन जो क्रीमी लेयर होगा, जो फॉरवर्ड होगा, वो रिजर्वेशन नहीं ले रहा है। लेकिन जो उस 10% के कोटे में आ रहा होगा, जो ओबीसी के कोटे में आ रहा होगा, वो आरक्षण ले रहा है। उनको तो पहले से ही आरक्षण मिल रहा है। तो यही तो सवाल यही है ना, भाजपा या माननीय प्रधानमंत्री सिर्फ चुनाव को बरगलाना चाहते हैं, चुनाव की ट्रैक से हटना चाहते हैं। वो महंगाई जो भारत में है, जो बेरोजगारी भारत में है, जो किसानों के मुद्दे हैं, जो किसानों की परेशानियां हैं, उससे जनता का ध्यान हटा के वो चाहते हैं कि वो सांप्रदायिक एजेंडे पे आ जाएं, जहां से वोट लेना आसान है। लेकिन भारत की जनता समझ चुकी है, भारत का बेरोजगार पूछ रहा है। अभी ILO की रिपोर्ट है, जो ग्रेजुएट्स हैं उसमें 83% ग्रेजुएट्स बेरोजगार हैं। ये इंटरनेशनल लेबर कमीशन की रिपोर्ट है, ये हम लोगों की रिपोर्ट नहीं है। अभी DOPT की रिपोर्ट से, भारत के कार्मिक मंत्रालय की रिपोर्ट है, 2014 में 29 लाख SC ST OBC कर्मचारी थे, अब 19 लाख हो गए, यानी 35% ST OBC का कोटा भारत सरकार ने खत्म कर दिया। एक तरफ बिहार में जातीय जनगणना करवाते हैं, अलग अलग करवाते हैं, पता करते हैं कौन कितना है, किसका कितना वोट मिल सकता है, किससे कितना फायदा हो सकता है, और दूसरी तरफ ये कि दबे कुचले हैं, उनको अलग से फायदा होना चाहिए। ये फिर से लॉलीपॉप दे रहे हैं क्या मुसलमानों को? फिर से नहीं, ये तो नीतीश, इन्हीं के अलायंस थे, नीतीश कुमार थे। उस उन्होंने 50% का जो कोटा उसको भी बढ़ा के 65%, 75% करने की सिफारिश करी है, जिसको भाजपा सहर्ष स्वीकार करती है और कहती है कि हम उसके हिस्सेदार हैं। जब हम लोग कहते हैं कि हम लोग जातिगत गणना करवाना चाहते हैं, एक्सरे करवाना चाहते हैं, तो वो कहती है कि हम इसका विरोध नहीं करते। लेकिन हम लोगों को क्या कहती है कि आप लोग जाति बांट रहे हो। अरे भाई, हम लोग जाति बांट रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आपने कभी ऐसा कहा कि नहीं ठीक है कि आर्थिक सर्वे होगा, ये होगा, वो होगा? कुछ नहीं, आप भी तो कोशिश वही कर रहे हो कि हम धार्मिक एजेंडे पे चले जाएं। भगवान राम आए, बहुत खुशी है सबको, सब लोग उन्हें इमाम हिंद कहते हैं। किसने विरोध किया? किसी ने विरोध नहीं किया। ये तो भाजपा दुष्प्रचार करती है ना कि हाँ, कि समाजवादी पार्टी, इंडिया कांग्रेस ये विरोधी है। कोई विरोधी नहीं है, सब लोग उसके समर्थक हैं। कोई राम मंदिर पे ताला लगाने नहीं जा रहा, वो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। अगर भाजपा में इतनी हैसियत थी तो अध्यादेश लाके राम मंदिर बनवाई होती। अध्यादेश लाके तो राम मंदिर नहीं बनवाया उसने। तमाम कानूनों में के लिए अध्यादेश लाती है। अभी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए अध्यादेश लाए, सदन में पास करवाया, क्यों नहीं मंदिर के लिए सदन गए? सारे सवालों के जवाब हरमीत जी से ले लेते हैं, बीजेपी का पक्ष रखते हैं। हरमीत जी प्लीज थोड़ा सा आगे आइए। और बहुत सारे सवाल आजम खान जी ने सवाल खड़े कर दिए हैं, खास करके बीजेपी पर, भाजपा पर, भाजपा की सरकार पर। उन सवालों के जवाब जरा आप ही दे दीजिए। देखिए, हमारी जो विपक्ष है, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि ये मुद्दा विहीन हो चुके हैं। ये ढूंढते हैं इंटेलेक्चुअल बैंक, इनका मुझे लगता है उसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, या शायद उन्हें कुछ मिल नहीं पा रहा। हमारे मोदी जी, हमारे नेता योगी जी, मोदी जी, हमारे जितने सांसद हैं, सब इतना काम कर रहे हैं कि इनके पास अब मुद्दे नहीं बचे हैं, और ये मुद्दे बना रहे हैं। जब मुद्दा होता नहीं है तो उसका निर्माण किया जाता है। ये उस तरह की राजनीति कर रहे हैं और हमेशा से ये करते आए हैं। देश का विभाजन धर्म के नाम पे इन्होंने करा, और आज भी उसी राजनीति को ये करने की कोशिश कर रहे हैं बार बार। हिंदुओं को जातियों के पे आधार पे बांटना, मुसलमान भाइयों को हमसे दूर करने की कोशिश करना, हमारे मोदी जी का नारा है। और वो चरितार्थ करते हैं जब वो कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और इसमें जोड़ दिया सबका प्रयास। तो प्रयास भी सबको करना है, सबको साथ लेके कैसे चलना है। देखिए, आयुष्मान भारत हो, जितनी योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, चाहे मैंने खुद मैंने हर जगह जाके, जो ये हमारे विकसित भारत संकल्प यात्रा थी, उसमें जब दिए गए तो मैंने खुद देखे, तो उनमें नाम आते हैं, उनमें हमारे भाइयों बहनों के नाम आते हैं, और बड़ा हर्ष का विषय है कि सबका नाम आता है। और लेकिन इससे हम गौरवान्वित होते हैं, हमें खुश नहीं है। केंद्रीय कैबिनेट में कौन मंत्री है बताइए? केंद्रीय कैबिनेट में कोई मुस्लिम मंत्री नहीं है। क्या आप 14 या 15% आबादी को इतनी भी हिस्सेदारी नहीं मिलनी चाहिए? देखिए, ऐसा है, ये एक
सोचने की चीज होती है कि आपके जितने हमारे पार्टी में आप सक्रियता से आए, आपका पूरा स्वागत है, पार्टी में सक्रियता से काम करें, आपकी प्रतिभा के अनुसार आपको ऊपर जगह मिलती है। इसमें कोई ऐसी प्रतिभाएं बहुत हैं, हमारे पास नकवी साहब हैं, हमारे पास बहुत ऐसी प्रतिभाएं हैं जो आगे उम्र यही तो कहना है कि केंद्रीय कैबिनेट में एक भी मंत्री को आज के डेट में हिस्सा नहीं है। जिनको ये प्रतिभावान कह रहे हैं उन सबको भारत सरकार के मंत्रालय से हटाया जा चुका है, चाहे वो शाहनवाज हुसैन साहब हो, चाहे मुख्तार अब्बास नकवी साहब हो। ठीक है, ये पॉइंट तो है ये नीति जी, इस पर जवाब तो देना होगा। मेरे ख्याल से आप अब्दुल कलाम आज़ाद को भूल गए हैं। आप द्रौपदी मुर्मू जी को भूल गए हैं, जो पिछड़ी जाति से आती हैं और महिला हैं और नारी वर्ग को कैसे सशक्तिकरण किया है। अगर आप में प्रतिभा होगी तो आपको मैंडेट मिलेगा, लेकिन अगर आप इसी तुष्टीकरण में देश को बांटते रहेंगे, देश में अनरेस्ट क्रिएट करते रहेंगे, देश को आप मिसगाइड करते रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपकी विनेबिलिटी क्राइटेरिया पॉलिटिकल डोमेन में कभी बन सकती है। क्योंकि देश को जब तक एक सूत्र में आप साधोगे नहीं, देश की एकात्मता को आप सम्मान दो। नहीं, देश को बांटने का काम कौन कर रहा है? कौन बयान कौन आता है? आपका मौत बताता है कौन बांटने का काम कर रहा है। जब सनातन के उन्मूलन पे बयान आता है तो आपका मौत बताता है। आप जब राम पहले तो तमीज से कि आप चुप रहिए, 2 मिनट चुप रहिए। आपका आपका टर्न आएगा, आपका टर्न आएगा। नहीं सुनूंगी, जब माइक आपके आएगा तो सुनूंगी। आप बोलने दीजिए। रंगरेज साहब आपका रंग जो है ना वो उड़ चुका है। सच्चाई की बात यह है, क्योंकि आप लोगों ने केवल तुष्टीकरण, परिवारवाद और अपने केवल सिर्फ भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाया। आज आपकी सरकार नहीं है, उसके बाद आपके नेताओं के घरों के नौकरों के घर से गिर के नोट गिर रहे हैं और आप रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात कर रहे हैं। आज आपकी सरकार नहीं है, आप मौन रहते हैं जब सनातन के उन्मूलन की बात होती है। बांट कौन रहा है? यह बयान कहां से आया कि इनहेरिटेंस टैक्स लगेगा? यह बयान कहां से आया कि मुसलमानों को आरक्षण मिलेगा? यह बयान कहां से आया कि जब रामायण की प्रतियां जलाई गई? आप लोग बार बार ऐसे बयान दे रहे हैं। यह बयान कहां से आया कि आप धारा 370 को रिवाइव करेंगे? आप बोलते हैं कि आप राम मंदिर का जो निर्णय है उसको वापस लेंगे और आप पाकिस्तान की पैरवी कर रहे हैं। ये बयान किसके मैनिफेस्टो में है कि आप देश की न्यूक्लियर पावर को खत्म करेंगे? आज भारत की न्यूक्लियर पावर है। सवाल क्या पूछ रहे हो? हाँ, मैं ये पूछा जो अभी बार बार निधि जी कह रही थी कि प्रतिक्रिया जलाई गई। प्रतिक्रिया नहीं, प्रतियां जलाई गई। प्रतियां जलाई गई, कहाँ जलाई गई बताइए आप पहले, देश के अंदर बताइए। मेरे ख्याल से आप उनको भूल गए हैं। अपने क्या नाम है इनका, बताइए ना। राम क्या नाम है? ये जो बिहार से पाएंगे ना? नहीं बिल्कुल बता पाऊंगा। चंद्रशेखर एजुकेशन मिनिस्टर बिहार के, आप चंद्रशेखर बिहार के। और उसके बाद जो आपके मैं अभी मुझे नाम एकदम से मैं माफी चाहूंगी, स्किप कर गई हूँ, लेकिन जो चंद्रशेखर है आपके बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने बोला है कि राम उसमें नारियों के सम्मान के लिए आपने उसके लिए बोला। अरे भैया, हमारी वो संस्कृति है, यत्र तत्र नारीस्तु पूज्यन्ते नमन्ते तत्र देवता। और आप लोग नारियों का चीरहरण होता है संदेश खाली में, तो चुप रहते हैं। संदेश खाली कि आपके नेता के घर से चाइना की रिवॉल्वर्स निकलती हैं। आप चाइना से आर्म्स मंगवा रहे हैं, आप पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे हैं, भारत की, और आप टेरर फंडिंग ले रहे हैं। आम आदमी पार्टी का सहयोग करने वाली कांग्रेस, आज उसको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने पन्नू से किस प्रकार टेरर फंडिंग लेके यहाँ पे आप खालिस्तानी फंडिंग आप ले रहे हैं। चाइना से आप बंदूकें आपके नेताओं के घरों में निकल रही हैं, पाकिस्तान का आप सपोर्ट कर रहे हैं, खालिस्तान को आप, किसानों को आप भड़का रहे हैं। और उसके बाद नहीं सरकार, अरे भैया, क्या आप वही लोग हैं जो सबसे ज्यादा देश की योजनाओं का फायदा लेते हैं? ठीक है, आ रहे हो हाजी नाजिम साहब। संजय जी, इसका क्या मतलब है कि एक तरफ आप चाहते हैं कि बिहार में जातीय जनगणना हो, पता लगे कि कौन क्या है, कितना फायदा हो सकता है, और दूसरी तरफ आप मुसलमानों के लिए कह रहे हैं कि पूरा आरक्षण मिलना चाहिए। पूरे आरक्षण की आज भी 2024 में भी जरूरत है। इतने सालों से आप यही बोलते रहे कि मुसलमानों के सपोर्ट में है, पहला हक मुसलमानों का है, ये है वो है, फिर भी आरक्षण की जरूरत है मुसलमान को देश में? नहीं, जरूरत है इसकी। अब मैं गंभीरता से कह सकता हूँ कि नहीं, जरूरत है। यदि जरूरत नहीं है तो नरेंद्र मोदी जी आज घोषणा कर दे कि आरक्षण की जरूरत नहीं, मैं खत्म करता हूँ और सबके आरक्षण खत्म करता हूँ। क्यों नहीं बोल रहे हैं? सब्सिडियां तो सब आप खा गए। 2 महीना नहीं, अब सालों होने जा रहा है मणिपुर को जलते हुए। युद्ध ये कहाँ का रुकवा देते हैं प्रधानमंत्री जी? कहाँ का युद्ध रुकवाते हैं? 2 देशों के युद्ध को रुकवा देते हैं, मणिपुर को नहीं रोक पाते, जलते हुए छोड़ देते हैं। ये इनका फार्मूला है। इन्होंने कहा कि जाति में उसमें मुद्दा विहीन है विपक्ष। बिल्कुल है जी साहब। जब आप विपक्ष विहीन सदन बनाएंगे
तो भैया मुद्दा विहीन तो हम हो जाएंगे ना, क्योंकि आप 160 सांसदों को एक साथ बाहर निकाल देते हैं और उसके बाद में आप बिल पास कर लेते हैं। आप विपक्ष मुक्त आपको सदन चाहिए, आप बिल्कुल बनाइए, लेकिन जनता ऐसे सरकार को नकार रही है, ऐसे जुमलेबाज सरकार विपक्ष नहीं पसंद कर रही है। देख रहे हैं आपने क्या किया उत्तर प्रदेश में, परिवारवाद की बात करते हैं आप, कहते हैं परिवारवाद। राजनाथ सिंह के बेटे क्या कर रहे हैं, किसानी कर रहे हैं क्या, वो राजनीति नहीं कर रहे हैं, परिवारवाद। एक पार्षद जीत जाता है और कोशिश करता है यदि 5 बार वो जीत लिया तो 6ठा बार मेरा भाई या बेटा जीत जाए, लेकिन नहीं, परिवारवाद बीजेपी में नहीं है। बीजेपी का एक सांसद बता दीजिए किसमें है, विपक्ष में है, वो परिवारवाद नहीं है। मैं कहता हूं पैसे की बात, जो घोटाले की बात बताइए, 2015 से हेमंत बिश्वा शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, मुकुल राय, नारायण राणे, छगन भुजबल, ये सब नाम क्या है। येदियुरप्पा तो आपके कितनी बार के मंत्री हैं, आज आप फिर कर्नाटक हैंड ओवर आपने कर दिया चुनाव जीतने के लिए। ये सबसे संजय जी आरक्षण के मुद्दे का क्या, ने ये कहा था कि मेरा तपिश कोई भी भ्रष्टाचारी बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरे बगल में बैठ नहीं सकता। प्रसाद यादव के बयान पे नहीं जा रहा हूं, मैं किसी के बयान पे नहीं जा रहा हूं, मैं अपना एक बयान देता हूं जिम्मेदारी के साथ कि देश में आरक्षण की आवश्यकता है, जाति के नाम पर नहीं हो, धर्म के नाम पर नहीं हो, क्षेत्रवाद के नाम पर नहीं हो, आरक्षण देने की आवश्यकता है। जो समाज, जो लोग जिस चीज़ की आवश्यकता उन्हें है उसे पूरा करना चाहिए। और मैं भाजपा के लिए एक सवाल छोड़ के चला जाता हूँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब दूसरे पे आरोप लगाती हैं, आप अपना घर देख लीजिए। आप भाई किसकी क्या योग्यता है, किसकी क्या डिग्री, आप ये बताइए, देश को सिर्फ 5 किलो राशन पे क्यों लाए। ठीक है संजय जी, आपके सवालों के जवाब मुझे लग रहा है कि जनता बखूबी दे सकती है, क्योंकि जनता यहाँ पर बहुत कुछ बोलना चाहती है। मैडम क्या बोलना चाह रही थी। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है तो अब वो मोदी जी जैसे सम्मानित आदमी पर भी उंगली उठा रहे हैं। मुझे बहुत शर्म आ रही है बोलते हुए। हम महिलाओं को आज यहाँ खड़े रहने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ गाजियाबाद जैसे जगह में, कि आप 12 बजे रात को भी चलिए घर वापस सुरक्षित आते हैं, ये मोदी जी और योगी जी की ही देन है। विपक्ष ये काम क्यों नहीं कर पाया। गाजियाबाद क्रिमिनल्स के नाम से जाने जाते थे, आज उससे हम लोग को मुक्ति मिली है, तो विपक्ष छोटे छोटे मुद्दा उठा रहा। आरक्षण की जरूरत क्या है, किसी को जरूरत नहीं है। हम महिला खुद अपने आप सशक्त है नहीं, अब सब आगे बढ़ रहे हैं, जरूरत है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। 5 किलो राशन की बात करते हैं, 5 किलो राशन देकर उनको घर नहीं बैठाया जा रहा है, उनको मदद की जाती है। ये थोड़ी कहा जाता है कि आप काम धंधा कम करके 5 किलो राशन खाओ। हाँ, ये इसकी आलोचना कर रहे हैं, बहुत बुरा है। और आगे भी मोदी जी ही आएंगे, ये लोग लिख लें, चाहे कितना भी बोल लें, मोदी जी ही आएंगे। ठीक है, इधर से क्या बोलना चाह रहे हैं। देखिए, विषय तो बहुत है, लेकिन अभी जैसे भाई साहब ने, संजय जी ने बोला, एक उस विषय पे मैं बोलना चाहता हूँ कि हर डिबेट में हर विपक्षी यही बोलते हैं कि मोदी जी ने इस भ्रष्टाचारी को साथ में बुला लिए। अब आप एक बताइए, आपको याद है 2004 से 2014 का पीरियड, उस टाइम में 2G स्कैम, कोयला स्कैम, 3G स्कैम, ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम कैसे निकला था। एक कांग्रेस अपने आप आगे आके बोले थे कि नहीं हमने जी क्या स्कैम्स किया और हमें पकड़ लीजिए, ऐसा तो नहीं है। हर मुद्दे पे भाजपा ने, अपोजिशन पार्टियों ने कोर्ट में गए थे, वहां से उनको सैंक्शन मिला था और उस बेसिस पे वहां पे कार्रवाई हुआ था। तो आज की डेट में फिर विपक्ष क्यों नहीं जाते, जबकि ऐसा नहीं है। 40 केस में जा चुके और 40 केस हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से वो खत्म हो गए, ठीक है ना। तो विपक्ष को उस ढंग से सोचना चाहिए कि अगर किसी के अगेंस्ट कोई थोक कार्रवाई है तो उसको थोक कार्रवाई करने के लिए हो जाए वहाँ पे। और दूसरा ये है कि आजकल हमारे राहुल गांधी जी बहुत ये बोलते रहते कि उसके लिए, दैट इज जो विरासत टैक्स के लिए बात करते। तो सबसे पहले मैं आपका चैनल के थ्रू राहुल गांधी जी से विनम्र एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि सबसे पहले बनाए कि उनका जो खानदान का है वो भी विरासत टैक्स में बांटेंगे ना, सबसे पहले वो तो जनता को बता दें, क्योंकि उनका तो ऑलरेडी 3 पुश्तैनी जो है वो खत्म हो चुके हैं। अब उन्होंने अपना है, तो वो पुराने पुश्तैनी का जो पैसा है वो भी विरासत टैक्स में बांटेंगे कि नहीं, बस इसका जवाब। ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं। मैं बिल्कुल यही उनकी बात पे सहमत हूँ कि विरासत टैक्स तो घर से ही शुरू होनी चाहिए ना, चैरिटी बिगिंस एट होम, नंबर 1। नंबर 2, ये भाई साहब कह रहे हैं कि मुसलमानों को रिजर्वेशन चाहिए। मैं कश्मीर से बिलोंग करता हूँ, मैं माइनॉरिटी में वहाँ आता हूँ, मुझे आज तक कोई रिजर्वेशन न मिली, न मैं क्लेम करूँगा, न मैंने आज तक क्लेम की। मैं 32 साल से घर से बेघर हूँ। बताइए किसने सुध ली आज जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ये, मुझे बताइए हमारी कौन सुध लेने वाला है। ठीक है, और क्या कहना चाह रहे हैं। ये जो आरोप प्रत्यारोप जो चलते हैं ना, ये राजनीतिक मुद्दे हैं। अब बेसिक प्रॉब्लम पे कोई नहीं आ रहा कि हमारा देश आज इतना तरक्की कर रहा है, जो हमारे जितने भी विरोधी मुल्क हैं वो नहीं चाहते हैं कि हम स्टेबल हो जाएं।
तो ऐसे लोग इसको उछालने के लिए ना मतलब अपना छनछना बजा रहे हैं। ऐसा किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमें आरक्षण चाहिए। अगर आरक्षण के मर्ज में ही हम डालेंगे तो क्या हमारे पास मंडल कमीशन नहीं आया था? क्या वो गलत था? वो भी तो इन्होंने ही बनवाया था, इन्होंने ही तो उसका उद्घाटन कराया था। तो ये बताइए, तो क्या वो गलत था उस टाइम? तो सवाल इस समय बहुत सारे हैं और हरमीत जी का एक बार फिर से मैं रुख कर रही हूँ। हरमीत जी, आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर से ज्वलनशील मुद्दा बन चुका है। समझना चाहूंगी कि आगे क्या कदम रहने वाला है। मैं सबसे पहले तो विपक्ष से विनम्र निवेदन करना चाहूँगा, इस देश को दोबारा बरगलाने और पटरी से उतारने की कोशिश ना करें जैसे पहले आप करते आए हैं। और हमने इसका इस दुष्प्रचार का बहुत बड़ा बुरा परिणाम हमेशा देखा है। तो इस तरह का दुष्प्रचार करना, इस तरह का विभाजन की नीतियों को अपनाना, ये दोबारा शुरू ना करें। देश प्रगति के रास्ते पे चल रहा है और सब साथ दें, मिलके देश को इस प्रगति के रास्ते पे ले जाएं और आगे देश की अर्थव्यवस्था जैसे बढ़ रही है उसको वापस उसी रास्ते पे रहने दें, ना कि वापस आप उसको नेगेटिव ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, देश को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, समाज को, मुस्लिम समाज को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा, इस तरह की कोशिशें नाकाम हैं, इन्हें कृपया करके आप बंद करें। लेकिन हरमीत जी, मैं ये समझना चाह रही हूँ, आप लोग सालों से आरोप लगा रहे हैं दूसरी सरकार पर, जो उस वक्त की कांग्रेस सरकार आई उस पर भी कि तुष्टीकरण का इस्तेमाल होता रहा, तुष्टीकरण करते रहे मुसलमानों के लिए, खासकर ये हुआ। तो क्या आप लोगों ने वो चीज खत्म करने की कोशिश की? कुछ बेहतर मुसलमानों के लिए करने की कोशिश हुई है? जितनी सुविधाएं, जितनी हमारी योजनाएं आती हैं बहन जी, उसमें जितना पिछड़ा वर्ग है, वंचित वर्ग है, जितना ऐसा समाज है जिसको मिलना चाहिए, सबको पूरा मिल रहा है। ये जो सरकारों ने पहले कहा, जैसे राजीव गांधी जी ने कहा कि मेरा 1 रुपया चलता है, नीचे 15 पैसे आते हैं, वो सब हमने खत्म कर दिया। जनधन खातों के सब जो जिसको मिलना चाहिए, ऐसे बहुत सारे हमारे हर समाज के व्यक्ति हैं जो पिछड़े हैं, जो किसी वंचित हैं, उनके पास वो सुविधाएं सारी पहुंच रही हैं, चाहे वो उनके खातों में पहुंच रही हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, सब समाजों को मिल रही हैं। उन्हीं के आधार पे हो रहा है ये सब। आजम जी, आपके पास मैं आऊंगी। 3 तलाक जैसा कानून भाजपा की सरकार वाकई लेकर आई और मुस्लिम महिलाएं इससे बहुत खुश हुई। कुछ वो महिलाएं जो सामने आ गई, कुछ वो महिलाएं जो सामने आकर अपनी खुशी जाहिर नहीं कर पाई, लेकिन खुशी का ये मौका जरूर दिया इस सरकार ने महिलाओं को। ये पहले भी तो हो सकता था, ये महिलाओं की, मुस्लिम महिलाओं की और मुसलमानों की बेहतरी के लिए था, इसको हम नहीं भूल सकते। साजिया, आप उसी समाज से आती हैं, आखिर आप अपने नजर उठा के देखिए कि वो मुद्दा था कितना। मुझे तो अपनी जिंदगी में याद नहीं है कि किसी ने, मेरे जानने वाले ने 3 तलाक दिया हो। मेरे जानने वाले में बहुत सारे लोगों ने दिया और बहुत सारी ऐसी खबरें हमने सुनाई कि किसी ने व्हाट्सएप के जरिए दिया, किसी ने ईमेल के जरिए दिया। हमने खुद ये खबर सुनाई। डाटा है बहुत नॉमिनल है, वो डाटा बहुत ही नॉमिनल है। उससे ज्यादा डाटा उससे ज्यादा डाटा उन लोगों का है, उनसे ज्यादा डाटा उन लोगों का है जिनके कोर्ट में केसेस पेंडिंग है, लेकिन एविडेंट है, उन्हें कोई राहत नहीं मिल रही। आप नहीं मानते? ये मेरे लिए बड़ी अजीब सी बात है। और कुछ ऐसा है कि जब तक आजम साहब, बहनों के लिए ठीक है, आप कह रहे डेटा नहीं है, के साथ शेयर करके बात कर लो। आप कह रहे डेटा नहीं है, लेकिन मैं खुद वो पत्रकार हूँ जिसने इस प्रकार की बहुत सारी खबरें अपने दर्शकों को सुनाई हैं। जब तक आप समस्या को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक समाधान नहीं हो पाएगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं खुद गवाह हूँ, साक्षी हूँ। खैर, एक पत्रकार के तौर पर संजय जी कुछ बोलना चाहते हैं। मैं ये बात कहना चाह रहा, 2 चीजें, 2 आरोप लगी हैं, उनका हक भी है। एक कश्मीर की जिस साथ जो समस्या हुई, जो कश्मीरी लोगों को वहां से भागना पड़ा, मैं समझता हूँ पूरा देश उनके साथ है। किसी भी व्यक्ति ने, जहां भी कश्मीर के लोग गए होंगे, शायद किसी ने भी उनको जगह ना दी हो, सपोर्ट ना की हो, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि पूरा देश उनकी समस्या के साथ है। वो हमारे भाई हैं। मैं पूछता हूं कि पिछली कोई भी सरकारें उनके लिए काम नहीं की, समझ में आता है। आपने तो 370 भी हटा दिया, विस्थापित क्यों नहीं कर पा रहे हैं उन्हें? ये सवाल है नहीं क्या? इसके लिए भी नेहरू को कोसेंगे हम? एक सवाल। दूसरी बात, जब इनका वहां से वहां से जम्मू एंड कश्मीर से निकल रहे थे, उस वक्त सरकार किसकी थी? बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे। सपोर्ट किसका था? भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट था। गवर्नर कौन था? जगमोहन जी थे, दिल्ली के नेता बीजेपी के, जो जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर थे। क्या यह सच्चाई नहीं है?
ये क्या सच नहीं है? उसके बाद हम आते हैं कि आप जो कांग्रेस का जो ये कुप्रचार किया जा रहा, संपत्ति बढ़ जाएगी बढ़ जाएगी बढ़ जाएगी, अरे ये भाजपा का कुप्रचार है। जब मोदी जी के पास कोई मुद्दा नहीं, अपना गिनाने का कोई काम नहीं, जो देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, प्रधानमंत्री जी वोट मांगने जा रहे हैं खुद के लिए, अब प्रचार कर रहे हैं कांग्रेस का कि कांग्रेस में ये मांग रही है, कांग्रेस ये कर देगी, कांग्रेस वो कर, यानी राहुल गांधी को प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रचार किसे करे? प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। तीसरी बात मैं कहता हूं कि सबसे शर्म की बात है, भारतीय जनता पार्टी को धर्म के आधार पर राजनीति छोड़ देनी चाहिए। ये देश धर्म के आधार को बर्दाश्त नहीं करेगा। हम कहते हैं कि जनहित की बात करिए ना। आप 5 किलो राशन जिस तरह से आप 80 करोड़ लोगों को संसद में आप कहते हैं सीना ठोक कर कि मैं 80 करोड़ लोगों को पाल रहा हूं। क्यों पाल रहे हैं साहब? उनके पैरों पे खड़ा होने दीजिए। आप कहते हैं देश विकास कर रहा है, भाई साहब ने कहा देश बहुत विकास कर रहा है। जी कर रहा है साहब। 55,000 करोड़ रुपए के कर्ज से 205 लाख करोड़ रुपया कर्ज में पहुंच गया। कितने सालों में? 1947 से लेकर 2014 तक 55 लाख करोड़ रुपया देश पे कर्ज था, और 2014 से लेकर अब तक 205 लाख रुपया कर्ज बढ़ा है। बिल्कुल देश आगे, उसका हिसाब नहीं है। रिएक्शन। हाँ साजिया जी, क्या वाकई जरूरत है आरक्षण की, जिसको लेकर के हो हल्ला हो रहा? सीधा सवाल, एक मुसलमान होने के नाते बताइएगा। हाँ साजिया जी, मैं तो ये कहता हूँ कि आरक्षण की जगह आप सत्ता में हिस्सेदारी दीजिए, ताकि भारत का मुसलमान देश की सरकार के साथ देश को मजबूत कर सके। और जो बार बार मेरे भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे, मैं इन्हें बता दूं कि आपने 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी देने का वादा किया था, 10 साल आपके टाइटा फीस हो गए। मुसलमानों की तरक्की बीते कुछ सालों में तो हुई है। मैं तो पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। देखिए हिंदू भाई भी मेरे भाई है, मुस्लिम भाई हिंदू भाई दोनों भाई भाई है, क्योंकि ये देश तो सुन लीजिए सर, ये देश गंगा जमनी तहजीब वाला। और देखिए बात जो अभी सुन लीजिए, जो बात अमेरिका की बात कर रहे थे अभी मेरे भाजपा के नेताजी, मैं बता दूं इनको, ये देश तो सर संविधान से चलेगा, ये किसी अमेरिका से नहीं चलेगा, न किसी उससे, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान से ही चलेगा। और मैं ये कहता हूं सर, सुन लीजिए सर, सुन तो लीजिए आप देश के अंदर, अरे सुन तो लीजिए, आप सुनना ही नहीं चाहते। मैं ये कहता हूँ भारत के मुसलमानों के लिए आप लोगों ने क्या किया ये बता दीजिए। लेकिन आप लोगों को वोट तो चाहिए, लेकिन हिस्सेदारी की बात नहीं करेंगे। जब आरक्षण की बात आती है तो हाजी नाजिम कहता है कि आप लोग सत्ता में हिस्सेदारी दीजिए। मैं क्यों नहीं देना चाहता? क्योंकि आप लोग नहीं चाहते कि भारत का मुसलमान आके बड़े देश को मजबूत करे। आप लोग नहीं चाहते। लेकिन 3 तलाक पर कानून कौन लेकर आया? 3 तलाक पर मुस्लिम महिलाओं के हित में कानून कौन लेकर आया, बताइए जरा। हाँ साजिया जी, मैं बता दूं, अभी 3 तलाक की बात चल रही थी। 3 तलाक हमारे शरिया में नहीं है। 3 तलाक का मतलब नहीं जानते, लेकिन 3 तलाक फिर भी 3 तलाक होता था, फिर भी 3 तलाक होता था व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए। साजिया जी, ये कानून जो बना है उस कानून संविधान के तहत हम स्वीकार करते हैं, लेकिन मेरे इस्लाम के अंदर बिल्कुल इस्लाम के अंदर नहीं है। इस्लाम का गलत इस्तेमाल किया जाता था और व्हाट्सएप ईमेल के जरिए 3 तलाक दिया जाता था, जिस पर सरकार ने कड़ा एक्शन लिया। इसको स्वीकारना होगा। मुस्लिम महिलाओं के हित की बात करी, कभी तो तारीफ कीजिए हाजी नाजिम, कभी तो तारीफ कीजिए। हाँ साजिया जी, मैं बिल्कुल तारीफ करता। जो अगर ये मोदी जी भाईजान जो कहलवा रहे थे, बताइए मुस्लिम महिलाओं में कितने मुस्लिमों का इन्होंने अपने नाम दिया है जो लोकसभा का चुनाव लड़े? इकरा, सुमैया, नगमा, फातिमा कोई है? लेकिन नहीं है। लेकिन ये नहीं चाहते कि, ये चाहते कि मुस्लिम महिलाओं का वोट चाहिए, लेकिन मुस्लिम महिलाओं को आगे नहीं। और मैं एक चीज आपसे लास्ट सुन लीजिए, भारत का हर नागरिक चाहता है कि भाजपा जिस तरीके से काम करे, हिजाब वाली महिला को आप प्रधानमंत्री घोषित कर दीजिए, देश के अंदर कर दीजिए। अगर आपके अंदर बहुत खूब मांग है। नीति जी माफी चाहती हूँ, आ नहीं पाऊंगी आपके पास। इस प्रकार की मांगे चल रही है। पहले आरक्षण की बात होती है और अब मांग हो रही है कि हिजाब वाली महिला को देश को प्रधानमंत्री घोषित कीजिए।